Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 28th February 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about Swift messaging. देखेंगे इस आर्टिकल की मदद से कि what it is and how it is being used to limit Russia. And this topic is important from our syllabus paper 3 international relations perspective. It is also important from our syllabus paper 4 economy perspective. तो देखिए SWIFT इसका फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम. ये पूरा फुल फॉर्म याद रखने की ज़रूरत नहीं है. समझिए स्विफ्ट है क्या. तो SWIFT is a global financial messaging services that enables financial institutions worldwide to send and receive information about financial transactions in secure, standardized and reliable environment. इसको समझते हैं सरल भाषा में. देखिए हमारे देश के अंदर अगर एक बैंक से दूसरे बैंक के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होना है तो वो जो मैसेजिंग का जो सिस्टम होता है वो बैंक्स आपस में ही रेगुलेट कर लेते हैं ओवरऑल अंडर सुपरविजन ऑफ RBI. तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पैसा जाना है मान लीजिए HDFC में, तो फिर पैसा चला भी जाता है और फिर आपको प्रॉपर जो मैसेज भी आ जाता है हर ट्रांजैक्शन के लिए. उसके लिए कोई स्पेशल इंटरनेशनल अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होती है. लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके घर का इंसान या फिर कोई भी एक इंडियन इंसान अमेरिका जा कर के जॉब कर रहा है और अमेरिका में उसकी सैलरी आती है बैंक ऑफ अमेरिका में और वहाँ से उसको ये पैसा अपने घर वालों को इंडिया में भेजना है, तो फिर उसका एक प्रॉपर चैनल है जिसके थ्रू ये पैसा आएगा. एक पहले मैसेज जाएगी बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट को जो स्विट्ज़रलैंड में है, और फिर वहाँ से फिर एक मैसेज जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, भाई इतना डॉलर वो भेजना चाहते हैं. तो मान लीजिए कि $10 भेजना चाहते हैं, तो ये $10 के लिए पहले मैसेज आएगा बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट. फिर बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट से फिर हम जिस देश में वो पैसा भेजा जाना है उसके सेंट्रल बैंक को, यानी कि इस केस में इंडिया के सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को. फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैसेज भेजेगा उस बैंक को जिस बैंक के अंदर ये इंसान पैसा भेजना चाहता है अपने माँ बाप के लिए, जिसके लिए भी. तो हो सकता है कि ये मैसेज जाए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि हम लोग पैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में भेजना चाहते हैं, और फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में जब पैसा आ जाएगा तो ये उनके माँ बाप एक्सेस कर पाएंगे. तो इस तरीके से ये मैसेजिंग सिस्टम चलती है जिसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की फिर कम्युनिकेशन होती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लेकर के. और ये जो मैसेजिंग सिस्टम होता है इसको कराता है स्विफ्ट. तो स्विफ्ट जैसा कि मैंने आपको बताया फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विसेज है ग्लोबल लेवल पे. ऐसे देश के अंदर की सर्विसेज होती मैसेजिंग सर्विसेज तब तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसमें तो कैसा है एक देश से दूसरे देश में ट्रांसनेशनल मूवमेंट हो रहा है पैसे का, दूसरा एक करेंसी से दूसरे करेंसी में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है, एक्सचेंज किया जा रहा है. सो बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स जो मैसेजिंग सर्विसेज होता है कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा जाना, दैट मैसेजिंग सर्विसेज इज टेकन केयर बाय स्विफ्ट एंड इट इज़ यूज टू ट्रांसमिट मैसेज रिलेटिंग टू क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. अब ये स्विफ्ट जो है दैट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज फाउंडेड इन 1973 और इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम में. एक्चुअली इट इज़ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह इसको रजिस्टर किया गया है इन बेल्जियम अंडर बेल्जियन लॉ. तो बेल्जियम के अंदर की ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे दुनिया भर में इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की मैसेजिंग को ये रेगुलेट करता है. तो आप समझ सकते हैं कि पूरे दुनिया भर की जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होती है उसके लिए स्विफ्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है. अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों है, कई दिनों से लगभग अब 10-12 दिनों से बेल्जियम के ऊपर दबाव बनाए रहे थे UK, US और उनके बाकी तमाम अलाइज जो रसिया के अगेंस्ट हैं कि भाई आप रसिया के बैंक्स का स्विफ्ट मैसेजेस को ब्लॉक कर दें. चूँकि बेल्जियम की ऑर्गेनाइजेशन है स्विफ्ट, तो बेल्जियम सरकार के ऊपर दबाव बना रहे थे US और इसके अलाइज कि रसियन बैंक्स का स्विफ्ट मैसेजिंग का जो सर्विस है उसको बंद कर दिया जाए ताकि रसिया का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बंद हो जाए और रसियन इकोनॉमी को उससे निगेटिव इम्पैक्ट पहुँचे. लेकिन चूंकि स्विफ्ट एक इंटरनेशनल ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है तो कई दिनों से लगातार दबाव बनाने के बावजूद भी स्विफ्ट continuously denied such request from US and its allies. लेकिन जब रसिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर
उसके बाद से नाउ स्विफ्ट जो बेल्जियम की ऑर्गेनाइजेशन है, इट हैज़ अग्रीड टू स्टॉप द स्विफ्ट मैसेजिंग सर्विसेज टू रशियन बैंक्स। और यही न्यूज़ है, यूरोपियन यूनियन, यूएस, यूके एंड इट्स अलाइज हैव नाउ अग्रीड to exclude a number of Russian banks from SWIFT, which I said is an international payment system used by thousands of financial institutions. इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे रसिया की इकोनॉमी को नेगेटिव इम्पैक्ट पहुंचेगा और रसिया को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो एक्सक्लूडिंग रशियन बैंक्स फ्रॉम स्विफ्ट प्लेटफॉर्म इज एक्सपेक्टेड टू हिट रसियाज इकोनॉमी हार्ड। और इस तरीके का अप्रोच ऑलरेडी यूएस ले चुका है अगेंस्ट ईरान। ईरान को ऑलरेडी स्विफ्ट मैसेजिंग सर्विसेज से एक्सक्लूड किया जा चुका है अंडर काटसा लॉ। लेकिन अगर रसिया की बात की जाए तो रसिया पे इसका कितना असर पड़ेगा, दैट इज़ येट नॉट वेरी क्लियर, क्योंकि रसिया ने स्विफ्ट का ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म खुद ही डेवलप कर लिया है। तो रसिया हैज़ डेवलप्ड System for Transfers of Financial Messages SPFS, which is almost an equivalent to SWIFT financial transfer system, which has been developed by Central Bank of Russia. तो अगर स्विफ्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रसिया के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को ब्लॉक करेगा, तो रसिया अपना खुद का ये जो इंस्टीट्यूशन है सिस्टम फॉर ट्रांसफ़र ऑफ फाइनेंशियल मैसेज, इसका इस्तेमाल करके अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को कर पाएगा। The next article is again taken from this area only. This is from international segment. It is about UNSC resolution on Ukraine. आजकल तो आपको पता ही होगा, हर जगह अखबारों में वही यूक्रेन और रसिया चल रहा है, तो इसी से रिलेटेड ये दूसरा आर्टिकल भी है। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 3 इंटरनेशनल एजेंसीज पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहले भी कई दफ़ा मैं आपको करा चुका हूँ, बट एक बार फिर से, मुझे पता है आप सबको पता है UNSC किस तरह से काम करती है, क्या वोटिंग पैटर्न है, येट लेट अस रिवाइज इट वंस एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड करंट इशू पे, उसके बाद आएंगे। देखिए, UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल विच इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इसके 15 मेंबर्स होते हैं, आप सब जानते हैं। 15 में से इसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जिनको हम लोग P5 कंट्रीज़ कहते हैं। दीज 5 परमानेंट मेंबर्स आर US, UK, रसिया, फ्रांस एंड चाइना। उसके अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, जिनको 2-2 साल के टर्म के लिए इलेक्ट किया जाता है। अब कोई भी फैसला होना होता है UNSC के अंदर किसी भी देश के खिलाफ या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, तो उसके लिए वोटिंग कराई जाती है। और वो फैसला जो है, उस वोटिंग में इन 15 कंट्रीज में से कम अगर 9 कंट्री उस रिजोल्यूशन के फेवर में वोट करें, देन ओनली दैट रिजोल्यूशन विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, लेकिन एक इसमें कैच ये है कि 9 कंट्रीज़ को उस रिजोल्यूशन के फेवर में वोट करना होगा, तभी जाकर के वो रिजोल्यूशन एक्सेप्ट होगा। बट ये जो 5 कंट्रीज़ हैं, जिनको P5 कंट्रीज़ कहा जा रहा है, परमानेंट कंट्रीज, दे हैव वीटो पावर। वीटो पावर मीन्स इफ दे वोट अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर रिजोल्यूशन, देन दैट रिजोल्यूशन विल बी डिफीटेड देयर इटसेल्फ। ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, दे आर इलेक्टेड फॉर 2 ईयर नॉन रिन्यूएबल टर्म, मतलब 2-2 साल के लिए उनको इलेक्ट किया जाता है। एक बार चुन किए गए तो दोबारा आप नहीं इलेक्ट हो सकते हैं, फिर आपको एक टर्म का गैप लेकर के आप दोबारा इलेक्ट हो सकते हैं। और हर साल, चूँकि टोटल 10 सीटें हैं, तो हर साल 5-5 सीटों के लिए इलेक्शन होता रहता है। इस साल 5 के लिए होगा, फिर अगले साल 5 के लिए होगा। और अ कंट्री मस्ट गेट एटलीस्ट 2/3 वोट इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली टू गेट इलेक्टेड। ये सब कुछ नॉर्म्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर बनने के लिए। अब करंट मुद्दे पे आते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक रिजोल्यूशन लाया गया अगेंस्ट रसियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, रसिया को क्रिटिसाइज़ करते हुए कि आपने यूक्रेन को इलीगल तरीके से इन्वेड किया है एंड यू मस्ट पुल योर फोर्सेस आउट ऑफ यूक्रेन। अब इस रिजोल्यूशन को इन 15 में से 11 कंट्रीज़ ने सपोर्ट किया। तो सारे कंट्रीज़ ने लगभग सपोर्ट किया, UK, US, फ्रांस, सब ने इसके फेवर में वोट किया। लेकिन कुछ एक कंट्रीज़ हैं जो इससे एब्सटेन कर गए, जैसे कि इंडिया, चाइना एंड UAE एब्सटेन्ड, उन्होंने एब्सेंट हो गए, उन्होंने वोट में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। जबकि ऑफकोर्स रसिया ने इसको ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक इन द सेंस कि उस पर अपना वीटो पावर का इस्तेमाल कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि रसिया यूजेस वीटो इन UNSC वॉन्स वेस्ट। अब इससे हम इसका कहाँ इस्तेमाल करेंगे मेंस आंसर राइटिंग में, वो ज़रा देखते हैं। देखिए, एक बात तो तय है कि रसिया इज शोइंग सम काइंड ऑफ अग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन, और ऐसे हालात में हमारे पास एक ही इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो है UNSC, इस तरह के अग्रेशन को रोकने के लिए। लेकिन UNSC इस ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है जो ग्लोबल पॉलिटिक्स का बार बार विक्टिम हो रहा है। ये जो 5 परमानेंट कंट्रीज़ हैं,
जिनके पास वीटो पावर है, दे हैव बीन रेगुलरली मिसयूजिंग द वीटो पावर अवेलेबल टू देम इन यूएनएससी फॉर देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट। तो दुनिया में देखिए कोई भी मेजर कन्फ्लिक्ट होगा तो इनमें ये कंट्रीज़ तो होंगी ही कहीं ना कहीं, और जैसे इन कंट्रीज़ का अपना नेशनल इंटरेस्ट हम पर होता है, स्टेक पे आता है, दे यूज वीटो पावर। ये वीटो पावर का जो इनको एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिया गया है, दैट इज़ बीइंग पॉलिटिसाइज्ड एंड मिसयूज्ड। एंड दिस मिसयूज ऑफ वीटो पावर बाय दिस P5 countries for vested interest has to be used as an argument to bring reforms in UNSC structure। UNSC के स्ट्रक्चर को बार बार बदलने की डिमांड की जा रही है। इंडिया ने एक ग्रुप भी बनाया जिसका नाम है G4 कंट्रीज़, जिसमें ब्राज़ील, इंडिया, जर्मनी, जापान जैसे कंट्रीज़ डिमांड कर रहे हैं कि UNSC के स्ट्रक्चर को बदला जाए और ज़्यादा कंट्रीज़ को ऐड किया जाए एज ए परमानेंट मेंबर। उसमें इंडिया जैसे कंट्री को इंक्लूड किया जाना चाहिए। और ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट को आप कोट कर सकते हैं कि कैसे रसिया ने वीटो पावर का मिसयूज़ किया है यूएनएससी के अंदर एक रिजोल्यूशन को एब्सटेन करने के लिए। तो इससे एक प्रूफ हो जाता है कि जो करंट स्ट्रक्चर ऑफ यूएनएससी इज़ नॉट एज पर द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल पीस। वीटो पावर टू अ फ्यू सेलेक्ट कंट्रीज हैज़ गिवन सम कंप्लीट लाइसेंस टू ब्रीच इंटरनेशनल नॉर्म्स, पीस एंड सिक्योरिटी। इन कुछ देशों को वीटो पावर मिलने से कैसा हो रहा है, इन देशों को एक सॉर्ट ऑफ लाइसेंस मिल चुका है कि वो जो चाहें वो कर सकते हैं बिना लिमिटेशन के, बिना किसी रिस्ट्रेंट के। एंड अल्टीमेटली इवन यूएनएससी कैन नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट देम। व्हाई? बिकॉज दे हैव वीटो पावर। एंड दिस हैज मेड यूएनएससी एन अनडेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर एंड विच विल लीड टू मोर chaos, conflict, anarchy in future, and it may lead to delegitimization of United Nations in future, and it may lead to failure of UN the way League of Nations failed। भाई जब आप किसी भी कन्फ्लिक्ट को रोक ही नहीं पा रहे हैं, कन्फ्लिक्ट में आप किसी भी कन्फ्लिक्ट में कोई ना कोई इन 5 में से तो होगा ही, ये मेजर सुपर पावर्स हैं, और आप इन 5 में से कोई ना कोई देश जो अपना वीटो पावर का इस्तेमाल कर लेता है। सो जब आप किसी भी कन्फ्लिक्ट को रोक नहीं पा रहे हैं, सो व्हाट्स द पॉइंट इन हैविंग सच अ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन हु क्लेम्स टू बी देयर टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द केसेज यू हैव फेल्ड टू एंश्योर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इन दिस पर्टिकुलर केस यूएनएससी हैज़ रिमेन्ड फेल्ड सो फार इन दिस यूक्रेन एंड रसिया कन्फ्लिक्ट। उसके अलावा और भी कई सारे कन्फ्लिक्ट हैं जो पिछले कई सालों से चले जा रहे हैं। दे हैव बीन अ प्रोट्रैक्टेड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, येट दे हैव नॉट फाउंड एनी सॉल्यूशन एट यूएनएससी प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज दीज P5 कंट्रीज आर यूजिंग देयर वीटो पावर, इनफैक्ट मिसयूजिंग देयर वीटो पावर विथ वेस्टेड इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल सीरिया के अंदर आप देखिए सिविल वॉर, 10 साल से भी ज़्यादा हो गए सीरियन सिविल वॉर। इट इज़ पार्ट ऑफ अरब स्प्रिंग इटसेल्फ। और आपको पता अरब स्प्रिंग स्टार्टेड इन दिसंबर 2010। आज तक बशर अल असद और उनके जो राइवल ग्रुप्स हैं फ्री सीरियन आर्मी, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट चल ही रहा है। कितने सारे वहाँ पे रेफ्यूजीज दे लेफ्ट देयर होम एंड मूव आउट ऑफ सीरिया, दे हैव बीन लिविंग लाइफ ऑफ रेफ्यूजी इन यूरोप। इजराइल पैलेस्तीन कन्फ्लिक्ट, उसमें 38 टाइम्स यूएस ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया है इजराइल को बचाने के लिए। Even when Israel has done many excessism or atrocities against Palestinian people, human rights violation, yet US has used its veto power to save Israel। Yemen civil war कितने सालों से चल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले आपको ने देखा how they attacked UAE। So this Yemen civil war has been protracted। क्यों? क्योंकि हर केस में कैसा हो रहा है कि there have been 2 sides। एक तरफ रसिया और चाइना हो जा रहे हैं, दूसरी तरफ यूएस, यूके और फ्रांस हो जा रहे हैं, और कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन हो नहीं पा रहा। और इसी कारण से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूएन रिफॉर्म्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था जो आपको याद रखना चाहिए। यूएन के 75 ईयर्स पूरे होने पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि द वर्ल्ड कैन नॉट फाइट टूडेज चैलेंजेस विथ आउटडेटेड स्ट्रक्चर। तो आज के जो भी मॉडर्न चैलेंजेस हैं, टेररिज्म है, क्लाइमेट चेंज है, इसको इस तरह के आउटडेटेड स्ट्रक्चर, यूएनएससी का जो मौजूदा स्ट्रक्चर है वो आउटडेटेड स्ट्रक्चर, और इस तरह के आउटडेटेड स्ट्रक्चर से हम इन मॉडर्न चैलेंजेस को फेस नहीं कर सकते। आउटडेटेड स्ट्रक्चर इसको किस सेंस में कहा जा रहा है वो भी समझिए। देखिए, इन P5 कंट्रीज़ को परमानेंट कंट्रीज़ या वीटो पावर का टैग इसलिए दिया गया था बिकॉज व्हेन दिस यूएन वाज गेटिंग क्रिएटेड, उस टाइम में 1945 में दीज वे आर कंसिडर्ड टू बी द पावरफुल एंड रेस्पॉन्सिबल कंट्रीज, एंड सिंस दीज पावरफुल एंड रेस्पॉन्सिबल कंट्रीज could be given some veto power, some additional power, so that they could ensure peace and stability across the world. That was the idea of UN giving these 5 countries
वीटो पावर एट यूएनएससी कि दीज आर रिस्पॉन्सिबल एंड पावरफुल कंट्रीज एंड दिस इज हाउ दे विल इंश्योर स्टेबिलिटी, क्योंकि हर कंट्री को बराबर का वोटिंग राइट या बराबर का वोटिंग पावर देने से भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस काम नहीं कर पाते हैं. दैट वी हैव सीन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन, दैट वी आर रिसेंटली विटनेसिंग इन केस ऑफ WTO. व्हेन एवरी कंट्री हैज वन कंट्री वन वोट, यानी कि व्हेन एवरी कंट्री हैज इक्वल पावर, दैट ऑर्गेनाइजेशन बिकम सम काइंड ऑफ डिसफंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. इट क्रिएट्स अ कंप्लीट एनार्की, जो WTO में अभी हो रहा है. तो इसी अंडरस्टैंडिंग से इंस्पायर्ड होकर के फिर बोला गया कि 5 कंट्रीज को थोड़ा एडिशनल पावर दिया जाएगा हु विल बी मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग पीस एंड स्टेबिलिटी. बट अब ये आउटडेटेड स्ट्रक्चर हो चुका है. ये 5 कंट्रीज उस टाइम के पावरफुल और रिस्पॉन्सिबल होंगे अकॉर्डिंग टू आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. बट आज के डेट में देयर आर मेनी मोर कंट्रीज विच आर इक्वली पावरफुल, इक्वली रिस्पॉन्सिबल, एंड दे शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड एज मेंबर ऑफ यूएनएससी, एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी. एंड दैट इज वाई ही सेज कि यू कैन नॉट फाइट टुडे चैलेंजेस विद आउटडेटेड स्ट्रक्चर. तो ये जो 5 कंट्रीज को आपने पावर दे रखा और इंडिया जैसे या ब्राज़ील जैसे इमर्जिंग कंट्रीज, जापान जैसे इमर्जिंग कंट्रीज को अगर आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो दिस स्ट्रक्चर इज आउटडेटेड. इट रिप्रेजेंट्स द डायनेमिक्स ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स ऑफ कोल्ड वॉर एरा. कोल्ड वॉर के टाइम में होंगे, आज के टाइम में इनसे भी अच्छे और रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज हैं. एंड विदाउट अ कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स द यूएन फेसेज अ क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस. तो भाई अगर रिफॉर्म्स नहीं लाया जाएगा तो यूएस लेजिटिमेसी क्राइसिस फेस कर रहा है, यूएन क्राइसिस लेजिटिमेसी क्राइसिस फेस कर रहा है. एंड यूएन में नॉट survive for long as a legitimate organization. We need a reformed multilateralism that reflects today's reality as per Prime Minister नरेंद्र मोदी. तो हमें मल्टीलैटरलिज्म की ज़रूरत है, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ को पार्टिसिपेट कराने की और उनके बीच में पावर डिफ्यूज़ कराने की ज़रूरत है. तभी जाकर के हम लोग जो मॉडर्न डे पॉलिटिक्स है या वर्ल्ड ऑर्डर है उसको रिफ्लेक्ट कर पाएंगे एट यूएनएससी. तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, इसको एज इट इज़ मगअप कर लो. The next article is taken from national segment. It is about कवि नरसिंह मेहता. This topic is important from our syllabus paper 2 culture point of view. तो देखिए नरसिंह मेहता जी के बारे में पहले समझते हैं, फिर करंट इशूज़ पे आएंगे. नरसिंह मेहता जी वॉज बॉर्न इन 1410 इन तलाजा विच इज़ इन प्रेजेंट डे भावनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. तो ये 15th सेंचुरी के पोएट हैं एंड ही वॉज डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा. तो लॉर्ड कृष्णा के लिए बहुत सारे भजन लिखते थे जिसको हम लोग पद्य कहते हैं. तो उन्होंने लगभग 750 से भी ज़्यादा पोएम, जिसको गुजराती में पद्य कहते हैं, उन्होंने लिखे हैं मेनली एज ए डिवोशन टू लॉर्ड कृष्णा, वेयर ही फोकस्ड मोर ऑन विजडम एंड डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स. अभी एक बात और जाननी चाहिए आपको कवि नरसिंह मेहता जी के बारे में कि जो एक काफ़ी मशहूर पोएम है वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो महात्मा गांधी का सबसे फेवरेट हुआ करता था, आपने भी कई दफ़ा सुन रखा होगा, वैष्णव जन तो तेने कहिए, वो नरसिंह मेहता जी ने ही लिखा था. अभी करंटली ये न्यूज़ में क्यों है, और जब न्यूज़ में है तो इनसे रिलेटेड सवाल भी आ सकता है. तो ज़रा देखते हैं ये क्यों न्यूज़ में है. देखिए, रिसर्चर्स ऑफ भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी विच इज़ इन जूनागढ़. तो ये भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी जो जूनागढ़ में है, वहाँ के रिसर्चर्स ने एक नया स्पाइडर का स्पीसीज ढूंढ निकाला. अब इस नए स्पाइडर स्पीसीज को जब ढूंढ निकाला उन्होंने, तो इसका नाम दिया उन्होंने नरसिंह मेहता जी के नाम के बाद. उन्होंने नाम रख दिया इसका पाल्पीमानुस नरसिंह मेहताई, जस्ट इन ऑर्डर टू ऑनर नरसिंह मेहता एंड पुट हिज नेम इन ग्लोबल मैप. की एक नया स्पाइडर मिला है, इसका नाम नरसिंह मेहता जी के नाम के बाद दे देंगे तो नरसिंह मेहता जी का नाम ग्लोबल लेवल पे पॉपुलर हो जाएगा. लेकिन फिर वहाँ के जो लोकल नागर सबकास्ट कम्युनिटी के लोग हैं, जिसका नागर सबकास्ट कम्युनिटी जिसको नरसिंह मेहता जी बिलोंग करते थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन खड़ा कर दिया कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, नरसिंह मेहता जी इतने बड़े पोएट भक्ति एरा के, उनका नाम तुमने स्पाइडर के नाम के साथ जोड़ दिया है. तो दे स्टार्टेड टू ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्शन के बाद फिर इस भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने कहा है कि ठीक है, इनका नाम इस स्पाइडर से डिसोसिएट कर दिया जाएगा, इस स्पाइडर का नाम कुछ और रखा जाएगा. इनका कहना था कि भाई नरसिंह मेहता का नाम पॉपुलर करने के लिए तुम्हें ये स्पाइडर का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है. नरसिंह मेहता हिमसेल्फ इज़ ए पॉपुलर पर्सनालिटी, ही इज़ हिमसेल्फ अ ग्लोबल नेम, और उसको स्पाइडर से जोड़ करके ग्लोबल नेम बनाने की ज़रूरत नहीं है. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is taken from economy segment. It is about economic impact of Russia-Ukraine conflict on India. तो क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इंडिया के ऊपर रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट का, वो जरा देखते हैं.
दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर फॉर इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए, इंडिया रसिया रिलेशंस तो वैसे हमने कई दफ़ा कर लिया है, उसके अलग अलग डायमेंशंस, लेकिन अगर मैं मोटी मोटी बातें बताऊं इंडिया रसिया रिलेशंस की, तो इंडिया रसिया के सिक्योरिटी रिलेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आज भी 60% या मोर देन 60% ऑफ इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट्स आर ऑफ रशियन ऑरिजिन। लेकिन अगर इकोनॉमिक रिलेशंस की बात की जाए तो इंडिया रसिया के इकोनॉमिक रिलेशंस स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसके पीछे एक मेन कारण हो सकता है लैक ऑफ डायरेक्ट कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड रसिया, और उसको रिजॉल्व करने के लिए इंडिया डेवलप कर रहे हैं, इंडिया और रसिया मिलकर के डेवलप कर रहे हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, लेकिन अभी वो फंक्शनल नहीं हुआ है। तो मुद्दा यह है कि सिक्योरिटी रिलेशंस या कोऑपरेशन तो काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन इकोनॉमिक रिलेशंस मजबूत नहीं है इंडिया रसिया के बीच में। इनफैक्ट अगर आप डाटा देखिए तो ओनली $5.5 बिलियन, जो कि इंडिया का ओनली 1.4% ऑफ टोटल इंपोर्ट है, दैट कम्स फ्रॉम रसिया। तो जितना भी हम टोटल इंपोर्ट करते हैं उसका सिर्फ 1.4% रसिया से आता है। उसमें भी ज़्यादातर हम लोग कच्चा तेल, क्रूड ऑयल रसिया से खरीदते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रसिया से खरीदते हैं। तो इसी कारण से ये जो रिसेंट रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि रसिया इज़ नॉट अ मेजर ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया एंड दैट इज़ वाई रसिया यूक्रेन क्राइसिस विल हैव नो डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन इंडिया। लेकिन हाँ, इनडायरेक्टली इम्पैक्ट जरूर हो सकता है इस रसिया यूक्रेन क्राइसिस का इंडिया के ऊपर, क्योंकि इस क्राइसिस के कारण या इस कन्फ्लिक्ट के कारण होगा क्या कि इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल ऊपर चले जाएंगे, और इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल जब ऊपर चले जाएंगे, सिंस रसिया इज अ मेजर सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल एट इंटरनेशनल लेवल, 40% ऑफ गैस एंड 25% ऑफ ऑयल ऑफ यूरोप कम्स फ्रॉम रसिया इटसेल्फ। तो इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ जब क्रूड ऑयल ऊपर चले जाएंगे तो नेचुरली इंडिया, जिसका लगभग 80% क्रूड ऑयल इंपोर्टेड फॉर्मेट में आता है, उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारा ज़्यादा ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व खर्च होगा टू मीट आवर क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट फ्रॉम इंपोर्ट। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होगा रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट का, लेकिन डायरेक्ट कोई इम्पैक्ट नहीं होगा रसिया के साथ एज फार एज हमारा ट्रेड कंसर्न है, दैट्स वेरी नॉमिनल। लेकिन अगर यूक्रेन की बात की जाए तो यूक्रेन के साथ हमारे जो ट्रेड हैं वो काफ़ी वन डायमेंशनल हैं, और एक पर्टिकुलर फील्ड में असर पड़ेगा हमारी इकोनॉमी के ऊपर इस यूक्रेन रसिया क्राइसिस से, और वो पर्टिकुलर फील्ड है एडिबल ऑयल, खाने पीने का जो तेल होता है, जैसे सनफ्लावर ऑयल या पाम ऑयल या सोयाबीन ऑयल। ये तो आप देखो, पहले ये डाटा देख लो, इंडिया के अंदर जितने भी एग्रीकल्चरल इंपोर्ट करते हैं, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी सामान हम इंपोर्ट करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा हम लोग इंपोर्ट करते हैं वेजिटेबल ऑयल, यानी कि जो सब्जी खाना बनाने वाले जो तेल हैं या एडिबल ऑयल्स जो हैं वो हमारे देश में कम बनती हैं, और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको इंपोर्ट करके अपनी रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं। तो इंडिया डिपेंड्स हेवली ऑन इंपोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल। इनफैक्ट 56% ऑफ डोमेस्टिक डिमांड कम्स थ्रू इंपोर्ट। ठीक है, अब उसमें देखिए यूक्रेन से हमारे पे यहाँ आता है सनफ्लावर ऑयल, जबकि मलेशिया इंडोनेशिया से पाम ऑयल, ब्राज़ील अर्जेंटीना से सोयाबीन ऑयल। तो अब यूक्रेन के अंदर इस क्राइसिस के कारण सनफ्लावर ऑयल का इंपोर्ट कम हो सकता है, उसका प्राइस बढ़ सकता है, दैट कैन हैव सम इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। दिस क्वेश्चन केम इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2019। इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। विथ हु अलॉन्ग विथ मनीराम देवान वाज सेंटेंस्ड by Britishers after revolt of 1857? Correct answer is option B, Pyoli Borua. And Chernobyl, a closed nuclear power plant in Ukraine, is located at Ukraine border with. Correct answer is option D, Belarus. और ये जो सवाल था वायरलेस चार्जर को, तो वायरलेस चार्जिंग प्रोड्यूसेस लेस हीट, ये गलत है, इट प्रोड्यूसेस मोर हीट दैन वायर्ड चार्जिंग, बट वायरलेस चार्जिंग इज लेस एफिशिएंट एंड मोर पावर कंज्यूमिंग दैन वायर्ड चार्जिंग। ये स्टेटमेंट सही है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।